मिडिल ईस्ट में जंग को आज 1 महीना पूरा हो गया है। दरअसल 30 दिन की इस जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के जंगी जुनून से लगातार हमले, बढ़ता तनाव और दोनों तरफ से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। दावों और हकीकत के बीच ये जंग अब और लंबी होती जा रही है। इसकी वजह से अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 30 दिन का घमासान, मिडिल ईस्ट में तूफान, जंग का 1 महीना पूरा, कौन जीता कौन हारा। तारीख थी 28 फरवरी, जब अमेरिका इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर हमला किया। अपनी नंबर 1 फौजी ताकत के गुरूर में ट्रंप ने ईरान को हफ्ते भर में साफ और सरेंडर करवाने का दावा ठोक दिया। ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत झोंक दी। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, हवा में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिए, B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया, जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान की घेराबंदी करके बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान को अमेरिका जंग के मैदान से डिगा नहीं पाया है। ईरान न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भी घायल कर रहा है। हालांकि इन 30 दिनों में ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रणनीतिक सैन्य ठिकाने तबाह हुए, तेल डिपो को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर प्लांट भी हमलों से बच नहीं पाए, यहां तक कि कई टॉप कमांडर और लीडर्स मारे गए, जिनमें आयतुल्लाह अली खामेनेई, अली लारिजानी, मोहम्मद पाकपुर, हुसैन सलामी, अजीज नासिर जादेह, अब्दुल रहीम मौसवी, अली शमखानी, अली अकबर हाजीजादेह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल पर पलटवार में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 दिन की जंग में अमेरिका 27,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा चुका है। 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान हमले में तबाह हो गए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ। थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम और रडार को भी टारगेट किया गया। मिडिल ईस्ट में कई एयरबेसेस को काफी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल के खिलाफ तो ईरान और उसकी मिलिशिया ने कहर बरपा दिया है और ईरान सीना ठोक कर दुश्मन को चुनौती दे रहा है। इन 30 दिनों में सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी टकराव देखने को मिला। दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को भी टारगेट किया, जिसमें अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा नाम भी शामिल था। ईरान का यह आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि भारी नुकसान के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि इन 30 दिनों में अमेरिका के सुर भी कई बार बदले। पहले ट्रंप की तरफ से ईरान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ईरान नहीं माना। फिर अमेरिका ने 15 सूत्रीय समझौते के जरिए युद्ध को विराम देने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अमेरिका की हर डील को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में पीछे नहीं है। 30 दिन की इस जंग ने यह साफ कर दिया है कि यह संघर्ष इतना आसान नहीं है जितना शुरुआत में समझा जा रहा था। ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है और अमेरिका इजराइल के लिए यह जंग उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी और चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 4 दिन का अनुमान लगाकर जो युद्ध छेड़ा था, उसको 30 दिन यानी कि 1 महीना बीत चुका है। यानी कि पूरे 1 महीने में अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी जंग खत्म होने की बजाय ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां दोनों तरफ से डेडलाइन तय कर दी गई है। आखिर क्यों 18 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में नई आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। तेहरान से जारी हुआ तबाही का नया अलर्ट आखिर क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का तबाही प्लान, आने वाला है नया तूफान। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम खाड़ी देशों को बचा नहीं पाए। इजराइल अपने शहरों को सुरक्षित नहीं रख सका। मिडिल ईस्ट का कोई कोना नहीं बचा जहां ईरान की मिसाइल नहीं गिरी। ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा जहां ईरान का ड्रोन नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप किसी भी तरह से समझौता करके निकल जाएंगे? क्या ट्रंप ईरान की शर्तों पर झुकने को मजबूर हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट इस बात का इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ईरान में वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। 1 महीने के युद्ध में तेहरान ने जो बर्बादी देखी है, ट्रंप की तैयारी उससे कहीं और बड़ी है।
ट्रंप का पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये अल्टीमेटम देख लीजिए जिस पर इस वक्त पूरे दुनिया की नजर है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन। अब तक बयानों के मुताबिक अमेरिका अभी 7 दिन और इंतजार करेगा। 6 अप्रैल को जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी, ईरान के लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमलों को लेकर एक नई समय सीमा तय की है, जिसके मुताबिक ईरान 18 घंटे और इंतजार करेगा और उसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही की नई लहर आने वाली है। दरअसल तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी के बाद ईरानी सेना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। IRGC ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने हमलों की निंदा नहीं की, माफी नहीं मांगी, तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी शिक्षण संस्थानों को तबाह कर देगा। अब खाड़ी के सभी देश ईरान के इस धमकी को लेकर सदमे में हैं, क्योंकि ईरान 30 मार्च को अब तक का सबसे विध्वंसक पलटवार कर सकता है। ईरानी मिसाइलों की तबाही से खाड़ी देशों की नींद पहले से ही उड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आशंका है कि ट्रंप का अगला कदम और ज्यादा विनाशकारी आफत लेकर आ सकता है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेना कई हफ्ते तक जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। ईरान ने नहीं सुनी तो ट्रंप किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर कब्जे के साथ कई टारगेटेड ऑपरेशन हो सकते हैं। ट्रंप भले ही बातचीत से समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका की हार दिखे, इसलिए अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। करीब 1,000 से 1,500 जवानों को अब तक ऐड किया जा चुका है। ईरान के पास करीब 4500 यूएस मरीन्स को तैनात किया जा रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 4,000 पैराट्रूपर भी डिप्लॉय हो रहे हैं। ये सारी तैयारी बता रही है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद जैसे ही ट्रंप को सारे रास्ते बंद दिखेंगे तो ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दिया जाएगा, जिसके बाद ईरान तट से 25 किलोमीटर दूर खार्ग आइलैंड पर पहला अटैक हो सकता है और फिर अमेरिकी सेना केशम, हॉर्मुज स्ट्रेट, केश, लरक, अबू मूसा, बंदर अब्बास और बंदर जश्न जैसे ईरान के तटीय इलाकों पर टारगेटेड स्ट्राइक शुरू कर सकती है, ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर किया जा सके। लेकिन ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने अपने सभी छोटे बड़े द्वीपों की सुरक्षा बढ़ा दी है। डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं। समंदर में माइंस का जाल बिछा दिया गया है। ऐसे में अमेरिकी जवानों को फूंक फूंक कर एक एक कदम उठाना होगा, वरना यह ऑपरेशन ट्रंप के लिए खामेनेई को मारने वाले प्रयोग से भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम और माइंस को नाकाम कर दिया गया तब भी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यूएस फोर्सेस का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने की कसम खाकर निकले हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। युद्ध के बीच अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया, हजारों लाखों की भीड़ जुट गई और ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी जनता का ट्रंप से मोहभंग हो गया है, और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा तो आखिर ट्रंप इस चुनौती से निपटेंगे कैसे, से डील कैसे करेंगे। 80 लाख लोगों का प्रदर्शन, ट्रंप के लिए नई टेंशन, 3000 शहरों में मार्च, नहीं चाहिए ट्रंप राज। ट्रंप अपनी युद्ध नीतियों को लेकर सवालों में है। अमेरिका से यूरोप तक तनातनी का माहौल है। कोई ट्रंप को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है तो कोई किसी और तरीके से मजाक उड़ा रहा है। इस बीच अमेरिका में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। कुछ जगह हंगामे की स्थिति भी बनी। बॉस्टन, मिनेसोटा, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, कोलोराडो, अमेरिका के किसी भी राज्य, किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, हर जगह से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। हजारों लोगों की भीड़, ट्रंप के खिलाफ बैनर, पोस्टर और नारेबाजी। किसी ने कहा ट्रंप का जाना जरूरी है, किसी ने कहा ट्रंप की तानाशाही नहीं चलेगी। दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में 80 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर ट्रंप के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मार्च का दायरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका से बाहर 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों में भी ट्रंप विरोधी रैलियां निकाली गई। लंदन और रोम की तस्वीर देखिए, यहाँ ट्रंप के खिलाफ बैनर, पोस्टर लेकर लोग सड़क पर उतरे।
अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप के खिलाफ इस आक्रोश की वजह क्या है? तो इसे हर कोई अलग अलग तरीके से देख रहा है, क्योंकि ट्रंप नीति से वैश्विक व्यवस्था के लिए एक नहीं कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। दरअसल अमेरिका फर्स्ट के नाम पर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। वो देश भी खुश नहीं है जो अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं। पहले टैरिफ की वजह से कई देशों की व्यवस्था को झटका लगा। अब जंगी एक्शन से तेल बाजार पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मादुरो को उठवाकर वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा किया। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा समेत कई देशों से दुश्मनी मोल ली। पहले कहा अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, फिर जब ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता रोका, तेल का संकट बढ़ा, तो ट्रंप ने नाटो देशों से मदद मांगी, वो भी धमकी भरे अंदाज में। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने फैसलों से ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं दुनिया में करोड़ों लोग जिसका असर झेलने को मजबूर हैं। महंगाई का बोझ, तेल गैस की परेशानी, एनर्जी इमरजेंसी, शेयर बाजार में अनिश्चितता। इस वक्त इन समस्याओं को लेकर पूरी दुनिया की नजर ट्रंप पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्रंप का विरोध और मुखर हो सकता है। खामेनेई के तख्तापलट का प्लान लेकर निकले ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी में भी कई लोग उनकी युद्ध नीति से सहमत नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कालाबाजारी के विरुद्ध जी न्यूज के युद्ध की करते हैं। देश में गैस तेल की कोई किल्लत नहीं है। सरकार बार बार लोगों को भरोसा भी दिला रही है, लेकिन मुनाफाखोर और अफवाह गैंग खाड़ी की जंग को लगातार बहाना बनाकर जानबूझकर संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से लेकर भोपाल समेत देश के कई शहरों में गैस की कैसे कालाबाजारी हो रही है, पेट्रोल डीजल को लेकर क्या तस्वीर दिख रही है, ये रिपोर्ट देखिए। देश में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, फिर भी शहर शहर लंबी लंबी लाइन। सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। इसकी असली वजह है अफवाह, कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी। जानबूझकर पैनिक वाला माहौल बनाया जा रहा है ताकि आपदा में भी इनकी जेब और भर जाए। लेकिन जमाखोरों और अफवाह गैंग के खिलाफ देश भर में जी न्यूज मुहिम जारी है। हम उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं जो आपके हक का सिलेंडर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां ब्लैक में सिलेंडर को बेचने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न सिर्फ ब्लैक में गैस बेची जा रही है, बल्कि छोटे छोटे सिलेंडर को भी यहां भरा जा रहा है। पहले हम आपको दुकानदार और अपने सहयोगी प्रशांत झा की बात सुनवाते हैं। कैसे दुकानदार 300 रुपए किलो गैस भरने की बात कर रहा है। छोटका सिलेंडर भी है क्या? हाँ सर। कितना का है? चूल्हा लगा के लीजिएगा? चूल्हा लगा कर? नहीं, खाली सिलेंडर चाहिए भाई। वो तो वो था खराब हो गया। कितना है इसका दाम? 900 है सर। गैस भराएगा कैसे? गैस 300 रुपए केजी चल रहा है। क्या रेट? 300 रुपए केजी। 300 रुपये? हाँ सर, महंगा लाता है ना टंकी, ब्लैके से न देता है। कार्ड वाला के तो 1010 है। ये सिर्फ ऑडियो बातचीत है। हमारे सहयोगी दुकानदार से जब भाव पूछने गए तब उनके साथ कैमरा नहीं था, लेकिन बाद में जब कैमरा लेकर पहुंचे तो दुकानदार अपनी बात से कैसे पलट गए, सुनिए। 2 किलो गैस भर दोगे? तो गैस तो सर आगे भर देगा हम यहाँ। अरे तब हम यही लेके कहा तुम्हारे यहाँ खरीदेंगे तो तुम ही से न लेंगे ना, तो गैस तो आगे भरता है। तुम तो अभी बात किए थे ना कि 250 रुपये दे देंगे तो आपको। गैस आगे भरता है सर, हम थोड़ी गैस भरेंगे। जरा भोपाल की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर एक दिन में अलग अलग जगहों से 68 गैस सिलेंडर मिले थे। इस दौरान 918 रुपए का घरेलू सिलेंडर 2500 से 3000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया, जिसमें एजेंसी के कर्मचारी सलमान कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। वो लाइन में लगे उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदता और उसे 2500-3000 रुपए में बेच देता था। इसके अलावा भोपाल में खाद्य विभाग ने कैटरिंग के संचालक अब्दुल रहमान के घर से गैस सिलेंडर का जखीरा पकड़ा। छापेमारी के दौरान 28 सिलेंडर पकड़े गए। इधर दिल्ली एनसीआर में भी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले गैंग एक्टिव हैं। कुछ जमाखोरों के चलते बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले मजदूर अब अपने गांव वापस जाने को मजबूर हो गए हैं। आज छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। कहाँ से आए हो? बिहार से। तो यह काम छोड़ दोगे? अब छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो लकड़ा जला करके तो खा नहीं सकते हैं ना। हाँ, गैस नहीं मिल पा रहा है सर, इसलिए हम लोग को मजबूरन लकड़ा जलाना पड़ रहा है। तो कौन सा सिलेंडर रखे हो? छोटी वाली सिलेंडर है सर। अच्छा। यूपी में भी कालाबाजारी करने वालों पर योगी फोर्स की स्ट्राइक जारी है।
हाथरस में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान एक जगह से 69 गैस सिलेंडर मिले तो दूसरी जगह से 9 बड़े और 3 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए। एक तरफ मुनाफाखोर एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के लिए आम लोग परेशान हैं। रायबरेली में तो लोगों ने सिलेंडर के लिए हंगामा शुरू कर दिया, यानी मुनाफाखोर गैस तेल का फर्जी संकट खड़ा कर आपदा में भी कमाई का अवसर खोज रहा है। लेकिन ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ पूरे देश में जी न्यूज की मुहिम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की और भी बड़े अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश में मचे राजनीतिक घमासान की खबर दिखाते हैं। खबर है बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई, जहां चुनाव प्रचार के शुरुआती राउंड में ही दीदी का डर सामने आने लगा है। और ममता बनर्जी को डर यह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इनके लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को लेकर। इतना ही नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी अपना ये डर बांट भी रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন। কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। বিজেপি যদি বলে আমি 3000 টাকা দেবো, বিশ্বাস করবেন? বুলডোজার দেবে, বুলডোজার দেবে। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी है। बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन दीदी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी को वोट छिटकने का डर है, ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, और अब तो दीदी को योगी का डर भी सता रहा है। हालत यह है कि बंगाल चुनाव प्रचार में योगी की एंट्री से पहले ही ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को योगी मॉडल का डर दिखाने लगी हैं। ममता दीदी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डर क्यों लग रहा है, इसकी पूरी वजह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दीदी का डर सुनिए, जिसे वो बंगाल में बांट रही हैं। আপনারা কি চান লক্ষ্মী ভান্ডার চলুক? বিজেপি যদি বলে আমি 3000 টাকা দেবো, বিশ্বাস করবেন? बुलडोजर देवे, बुलडोजर देवे। बंगाल की पुरुलिया में ममता बनर्जी के इस बुलडोजर डर की 3 बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए उतरेंगे। वजह नंबर 2, योगी की एंट्री का सीधा मतलब है हिंदू वोट बैंक का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना। और वजह नंबर 3, बंगाल में हुई हिंसा की वारदातों के बाद ममता सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर पहले से ही कटघरे में है। ये करीब साल भर पुरानी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। वही पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की सरकार है, वही पश्चिम बंगाल जो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुकी है। पिछले साल अप्रैल में बंगाल की सड़कों पर आग लगी, हिंदुओं के घर फूंक दिए गए, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। तब से पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों और दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल को अमल में लाने की मांग तेज होने लगी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर ऐसा हमला बोला था जिसने दीदी के दिल में योगी और योगी मॉडल को लेकर खौफ भर दिया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। शुक्रवार को भी रामनवमी के मौके पर बंगाल का मुर्शिदाबाद फिर दंगे की आग में जला और 72 घंटे बीत जाने के बाद भी दंगे का डर अब भी जिंदा है। शुक्रवार शाम को मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में रघुनंदगंज फूलतला मोड़ पे इस तरीके से एक एक दुकान को फूंका गया था। यहाँ पे सारे के सारे जो सामान था, खास करके फल, उसको लूट लिया गया। दुकान में रखे हुए पैसे को लूटा गया और दुकान के सामने आप ये जो फल रखने वाली जो फर्नीचर है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जल के खाक हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुस्लिम कार्ड खेल रही है। ममता का डर उनकी जुबान पर आ रहा है और अपना यही डर बांटते हुए ममता मुस्लिम समुदाय को बता रही हैं
कि वो हैं तो सब सुरक्षित हैं। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में जीत का चौका जड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को डराकर अपने पाले में करना ममता की जरूरत भी है और मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी के धुरंधरों के वीकेंड शो की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में आजमगढ़ से लेकर जौनपुर तक अपराधियों के साथ ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। इस दौरान अपराधियों का ऐसा इलाज किया गया कि ना गौ तस्कर अपने पैरों पर चलने लायक रहा और ना दूसरे अपराधी। ये रिपोर्ट देखिए। आजमगढ़, झांसी और जौनपुर शहर भले ही अलग अलग हों, मगर योगी के धुरंधरों का स्टाइल और अपराधियों का हश्र एक जैसा। यानी जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा वो आज नहीं तो कल लंगड़ाएगा जरूर। आजमगढ़ और झांसी से जौनपुर तक योगी फोर्स के वीकेंड शो इसका गवाह है। जो अब तक अपराध को अंजाम देकर भाग जाते थे वो अपने पैर पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे। कोई लंगड़ा रहा है तो किसी को 2 कदम चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी के आजमगढ़ में बीती रात एक नहीं बल्कि 3 एनकाउंटर हुए। आजमगढ़ में योगी फोर्स की बुलेट का पहला शिकार हुआ गौ तस्कर शादाब अहमद, जो प्रतिबंधित मांस की तस्करी करता था। जब रात के अंधेरे में पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो बचने के लिए फायरिंग करने लगा, लेकिन योगी फोर्स ने ऐसा जवाब दिया कि वो लंगड़ा बन गया। शादाब अहमद अपने भाई के साथ मिलकर गौवंश का वध करके मांस की बिक्री किया करता था। आरोपी के कब्जे से 65 किलो मांस, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। शादाब स्कॉर्पियो और बुलेट से मांस की सप्लाई करता था। गौवंश का वध कर मांस की बिक्री करने वाले अभियुक्त शादाब अहमद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस संबंध में थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गौतस्कर के बाद योगी फोर्स के रडार पर गोलीबाज और लुटेरे आए। पहली तस्वीर रमेश यादव की है, जो 22 मार्च को टेंपो चालक पर फायरिंग कर फरार हो गया था। जब बीती रात पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो फिर गोली चलाने की गलती कर बैठा, जिसके बाद योगी फोर्स ने इसका बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया। वहीं लुटेरों का भी योगी फोर्स से सामना हुआ। इस दौरान एक लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब रहे। योगी फोर्स के वीकेंड शो की तस्वीर झांसी से भी सामने आई। यहां पर पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा चोरी का आरोपी नदीम भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। वहीं जौनपुर में भी यूपी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश लंगड़ा बना तो उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यानी योगी और उसके धुरंधरों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। आज नहीं तो कल लंगड़ा जरूर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर लौट आया। सड़क चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी में बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन इसी बीच संभल में बुलडोजर को एक नया टारगेट मिल गया है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और अवैध दुकानों पर कभी भी बुलडोजर वार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने भवन को खाली कर ले, आज ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यूपी में कब्जा गैंग का काल बुलडोजर एक बार फिर टॉप गियर में है। एक तरफ वाराणसी के दाल मंडी में पीला पंजा और हथौड़ा चल रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर का नेक्स्ट टारगेट भी सेट हो गया। बुलडोजर का नया टारगेट है संभल, जहां पर अवैध मस्जिद और दुकानें कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। वाराणसी के दाल मंडी में करीब 1 महीने बाद पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर फिर लौट आया। कई मकानों पर बुलडोजर गरज रहा है, तो कहीं पर मजदूर छेनी हथौड़े से मकान गिरा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है और यहाँ पे मिन्नतें भी चल रही हैं, बचाने की गुहार चली है। देखिए, ये जो शख्स है ये अपने जो इनके मकान है उनको ध्वस्त करने से रोकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि समय दिया जाए और रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुका है और ये जबरदस्त कार्रवाई यहाँ पर हुई है।
दुकानों को तोड़ा जा रहा है। पहले 1 महीने की मोहलत मिली, रमजान के महीने में इनको मोहलत दी गई, लेकिन बावजूद इसके जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर जारी है। लोग बार बार गुहार कर रहे हैं कि उनके मकान को। बुलडोजर एक्शन के पहले पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा अनाउंसमेंट की, लोगों से हटने की अपील की। ये जो सामने का भवन है CK 43/142, इस पर अभी ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। आप लोग ये दुकान बंद कर लीजिए और जो फोर्स है हमारी उधर से बैरिकेडिंग करके डाइवर्जन करना शुरू करिए। जो पब्लिक आ रही है उसको दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दीजिए, दोनों तरफ से डाइवर्ट कर दीजिए। आप बाइक लेके निकलिए बाहर। एक्शन के डर से व्यापारियों ने खुद ही दुकानों पर ताले जड़ दिए। जिन घरों और दुकानों को लाल निशान से मार्क किया गया था वहां सुबह से ही हथौड़े और मशीनें चल रही हैं। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले कई पुराने ढांचे अब इतिहास बन रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक इन सभी मकानों की रजिस्ट्री करवा ली गई है। हिस्सेदारों के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ईद को लेकर कार्रवाई को रोका गया था। इससे पहले 22 दर्जन मकान तोड़े जा चुके हैं। दरअसल दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। राज्य सरकार की तरफ से 215 करोड़ 88 लाख का फंड जारी किया गया। 86 मकान और दुकान के मालिकों को 191 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। काशी के बाद बाबा का बुलडोजर कभी भी संभल की तरफ मुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद, मदरसा और दुकानें बनाने का मामला सामने आया। प्रशासन की टीम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश भी कर चुका है। करीब 3.5 बीघा जमीन पर मदरसा, मस्जिद और 8 दुकानें बनी हैं, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए। इसमें मस्जिद है, दुकानें हैं और स्कूल है, सरकारी स्कूल। उसकी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद में प्रशासन जो है। योगी फोर्स के सेक्शन से अब कब्जा गैंग में हड़कंप मचा है, क्योंकि कभी भी यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वाराणसी से जयपाल और संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का बारूदी हमला इतना लंबा भी चल सकता है, लेकिन इस बार ईरान के बारूदी पलटवार ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल उधर इजराइल के लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने के बाद हिजबुल्लाह ने भी लगातार पलटवार किया और हिजबुल्लाह से छिड़ी लड़ाई पहले से और ज्यादा घातक हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 100 बाहुबली टैंक्स को कबाड़ का ढेर बनाकर इजराइल को तगड़ा झटका दिया है, जिससे न सिर्फ उसके ग्राउंड ऑपरेशन पर असर पड़ा, झटका लगा, बल्कि उसकी तिजोरी पर भी एक बड़ी चोट हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सारे जंगी घोड़े दौड़ा दिए। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट, दमदार वॉरशिप और बेजोड़ मिसाइलें भी अभी तक ट्रंप का मिशन पूरा नहीं कर पाए। तो इसकी वजह आज हम आपको बताएंगे। ईरान, जिसे ट्रंप ने सोचा था चंद घंटों में घुटने पर आ जाएगा, वो युद्ध में 1 महीने से न सिर्फ डटा है, बल्कि दुश्मन के खेमे को धुआं कर रहा है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। हमले में 2 KC-135 टैंकर विमान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हमले में अमेरिका E-3 सेंट्रल एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान की ड्रोन आर्मी के निशाने पर यूएस भी अमेरिका को झटका MQ-9 समितो। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका के MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये वीडियो शिराज जिरजान का बताया जा रहा है। जंग में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान। जंग शुरू होने के बाद ईरान की ओर से किए इस हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे कम से कम 2 KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं, जो लंबी दूरी के हवाई अभियानों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमला अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जा रहा है। यूएस के सुरक्षा कवच में से अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने कैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के E-3 सेंट्री जैसे आधुनिक रडार को और निगरानी प्रणालियों को भेद दिया।
क्योंकि E3 सेंट्री को आसमान की आंख कहा जाता है। E3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस विमान का उपयोग अमेरिकी सेना द्वारा हवाई निगरानी और युद्ध प्रबंधन के लिए किया जाता है। ये 250 मील से अधिक के दायरे में हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। ये रियल टाइम विमानों, मिसाइलों और अन्य खतरों का पता लगा सकता है और उनकी पहचान कर पीछा कर सकता है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉम हॉक मिसाइलें थीं। सोचिए, युद्ध के पहले दिन जिस देश का सुप्रीम लीडर दुश्मन के हवाई हमले में मारा जाए, जिस देश के बड़े से बड़े सैन्य कमांडर ढेर हो जाएं, जिस देश के सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएं, जो बचे हैं उन्हें मारने के लिए अमेरिका इनाम का ऐलान करे। जंग में जिसके मिसाइल और ड्रोन बेस भी खत्म हो जाएं, वो फिर भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सामने खड़ा है, बेखौफ होकर, आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। भूखमरी, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सच ये है कि वही आतंक का सबसे बड़ा एपिसेंटर खुद पाकिस्तान बना हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट ने फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ साजिश दरअसल प्लानिंग अब भी जारी है और शहबाज मुनीर की जोड़ी ने 15 आतंकी संगठनों को पनाह दे रखी है। भूखमरी, कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आज भी आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। एक और आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठनों को पनाह देने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी संगठन आज भी सक्रिय हैं और भारत खासकर जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुल्क में खाने को रोटी नहीं, कर्ज के लिए दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों का एपी सेंटर बना हुआ है, जबकि उसके एक्सपोर्टर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर खुद है। इसका खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में करीब 15 खतरनाक आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, जो 1980 के दशक में बना था, 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में ये सक्रिय है। इस आतंकी संगठन ने 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रची थी। इस लिस्ट में जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी है, जिसका गठन आतंकी मसूद अजहर ने किया था। 2001 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, जो 1989 में बनाया गया, 2017 में आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन शामिल है। ये आतंकी लगातार भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए। आए दिन ये आतंकी जम्मू कश्मीर के इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत में इन आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आतंकियों की रीढ़ तोड़ दी गई थी। लेकिन अभी भी आतंकी पाकिस्तान की धरती से बेखौफ होकर अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। कई बड़े सैन्य अभियानों, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं, और लाखों खुफिया ऑपरेशनों के बावजूद आतंकी संगठनों को खत्म करने में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पाकिस्तान के मदरसों में हर रोज आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 1500 लड़ाकों का कैडर एक्टिव, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के 500 आतंकी हथियारों से लैस।